हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, क्या बेसिस यूज़ किया गया है या कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको लेकर हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स की या उनकी हम ग्रुपिंग करते हैं, वो पढ़ा। आज हम इस वीडियो में क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो अभी भी चल रही है। डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन अलग अलग साइंटिस्ट ने दी। जैसे हमने बात की थी, अरिस्टोटल ने 3 ग्रुप्स बनाए थे, क्लासेस बनाई थी उन ऑर्गेनिजम्स की जो कि लैंड पर रहते हैं या फिर एयर में रहते हैं या फिर वाटर में रहते हैं। ठीक है, बट वो सही नहीं थी तो उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, उसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसे ही फिर उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन की गई जिसमें कि 2 ही ग्रुप बनाए गए, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, वो भी सही नहीं थी क्योंकि काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो प्लांट्स में भी हो सकते थे, लेकिन उनमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जो कि लगते थे कि एनिमल्स के हैं, इसलिए उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो जो आज के टाइम में जो क्लासिफिकेशन हम फॉलो करते हैं या जिसको हम मानते हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, क्लासेस जो हम देखते हैं वो किस तरह से इवोल्यूशन से रिलेटेड है, इसमें वो बताया गया है। ऑल लिविंग थिंग्स आर आइडेंटिफाइड एंड कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी डिज़ाइन इन फॉर्म एंड फंक्शन। तो हम यही कर चुके हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी जो भी लिविंग थिंग आप देखते हो उनको पहचाना जाता है और उनको उनके बॉडी डिज़ाइन के बेस पर और उनके फंक्शन के बेस पर उनको अलग अलग ग्रुप्स में डाला जाता है। कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो कि ज़्यादा बॉडी डिज़ाइन में ज़्यादा चेंज ले आती हैं, तो कुछ करेक्टर्स ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में आ गए। जैसे मान लो कि बॉडी में कोई चेंज आ गया, ठीक है, और जो स्टार्टिंग में जो चेंज आया है, बाद में जो भी चेंजेस आएंगे वो स्टार्टिंग में आया हुआ चेंज उन चेंजेस में अपना इफ़ेक्ट ज़रूर डालेगा। जैसा कि यहाँ पर भी दिया हुआ है, वंस अ सर्टेन बॉडी डिज़ाइन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। कोई भी एक बॉडी डिज़ाइन जो है एग्जिस्टेंस में जब आ जाता है, इट विल शेप द इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑल अदर सब्सीक्वेंट डिज़ाइन चेंजेस। जो पहले चेंज आया बॉडी डिज़ाइन में, वो बाद में जो चेंजेस आएंगे उनको शेप करेगा, उनके जो इफ़ेक्ट है उसको शेप करेगा, मॉडिफाई करेगा, उनके ऊपर अपना इफ़ेक्ट डालेगा। ठीक है, क्योंकि वो पहले से ही है वहाँ पर, और इसलिए जो भी नया चेंज आएगा उसके ऊपर ये अपना इफ़ेक्ट ज़रूर डालेगा, उसको मॉडिफाई करेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि द करेक्टरिस्टिक्स दैट कम इनटू एग्जिस्टेंस अर्लियर, जो करेक्टरिस्टिक्स पहले आ गई थी किसी भी ऑर्गेनिज्म में, दे आर मोर बेसिक देन दोज करेक्टरिस्टिक्स दैट हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस लेटर। मीन्स मान लीजिए कि आप हैं, आपके अंदर कोई करेक्टरिस्टिक पहले आई थी जो, ठीक है, और कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो है वो बाद में आई थी। जो पहले आपके अंदर चेंजेस आए थे, पहले जो करेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर प्रोड्यूस हुई थी, इवोल्व हुई थी, वो करेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा बेसिक मानी जाएंगी, और एक्चुअली वो हैं भी ज़्यादा बेसिक। मीन्स वो ज़्यादा मेन है, वो दूसरे बाद में आने वाली चेंजेस के मुकाबले जो पहले जो चेंजेस आए हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं पर ही बाद में आने वाले चेंजेस जो हैं वो थोड़ा थोड़ा डिपेंड करते हैं। ओके, तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है वो इवोल्यूशन से कैसे रिलेटेड है। क्लासिफिकेशन, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू इवोल्यूशन। तो पहले आपको ये समझना होगा कि इवोल्यूशन है क्या। इवोल्यूशन का सिंपल मीनिंग है विकास। ठीक है, कि जो स्टार्टिंग में एक चीज़ आपके पास है लेकिन वो धीरे धीरे चेंज होते 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 एक नए टाइप की बिल्कुल चीज़ बन जाए, तो वो उसका इवोल्यूशन हुआ है उसके अंदर। जैसे हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी है, धीरे धीरे, अब मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि स्टार्टिंग में आप जानते हो कि जो बल्ब होते थे, आज भी कहीं कहीं आपको मिल जाएंगे, येलो लाइट के बल्ब होते थे। ठीक है, और वो येलो ही बिल्कुल रूम में कलर हो जाता था उस लाइट का। उसके बाद ट्यूब्स आई, ठीक है, नॉर्मल सिंपल ट्यूब लाइट्स। उसके बाद फिर जो है CFL बल्ब आए, और अब जो है LED लाइट्स हैं, ट्यूब लाइट्स भी हैं, बल्ब भी हैं LED। तो ये जो है टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है, या आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी में इवोल्यूशन है। धीरे धीरे जो चेंजेस हैं वो इकट्ठे होते चले जाते रहते हैं, और बाद में ये सभी चेंजेस इकट्ठे होकर एक नया चेंज ले आते हैं, एक नया ही डिज़ाइन बना देते हैं, तो इसको इवोल्यूशन कहते हैं। Most life forms that we see today have arisen by an accumulation of changes in body design.
ज़्यादातर लाइफ फॉर्म्स जो हम आज देखते हैं, लाइफ फॉर्म्स मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कैसे अराइज हुए हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हम स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा कि अगर आप फॉरेस्ट में जाओगे आपको कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, बहुत ही अलग अलग टाइप के, बहुत ही डिफरेंट टाइप के, जो आपको देखने में अट्रैक्ट भी करेंगे और आप बहुत उसको देखकर आप एकदम से अमेज्ड हो जाओगे कि ये किस टाइप के ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हुए हैं, बने हैं या लाइफ इन अर्थ पर आए हैं, वो कैसे आए हैं कि बॉडी डिज़ाइन में चेंजेस के कारण। कोई ऑर्गेनिज्म पहले एग्जिस्ट करता है, मान लो कि आज के टाइम में एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर चेंजेस आने शुरू हुए टाइम के साथ साथ, उसकी ज़रूरत के हिसाब से या क्लाइमेट के एटमॉस्फेयर के हिसाब से। एनवायरनमेंट चेंज होता है तो हर किसी को अपने अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस लाने पड़ते हैं, लेकिन वो चेंजेस धीरे 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 इकट्ठे होते रहे उसके अंदर, और एक टाइम ऐसा आया कि वो सभी चेंजेस के कारण जो है एक नया ही ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिल गया। जो सबसे पहले था जिसके अंदर चेंजेस आने शुरू हुए थे, जब बहुत सारे चेंजेस इकट्ठे हो गए काफ़ी लंबे टाइम के बाद ऐसा होगा कि आपको बिल्कुल ही एक नए तरह का ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा। आप जानते भी हो कि कैसे जो ह्यूमन है, आज के टाइम का ह्यूमन, जैसा कि कहते भी हैं कि अ, बंदरों से बने हैं, ठीक है, मंकी से बने हैं, तो वो इवोल्यूशन ही है वो भी, कि जो ह्यूमन है वो मंकी टाइप ऑर्गेनिज्म से ही इवोल्व हुआ है। और अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं जिराफ का, जैसा कि आप जिराफ देखते हो, काफ़ी लंबी उसकी नेक होती है, बहुत लंबी उसकी गर्दन होती है। तो पहले कई साल पहले, बहुत कई हज़ारों साल पहले जिराफ की गर्दन ऐसी नहीं होती थी, वो काफ़ी शॉर्ट होते थे। उनकी जो हाइट होती थी, लेग्स और नेक उनकी काफ़ी छोटी होती थी, और जैसे डॉग होता है एक सिंपल, उस तरह से ही उनकी होती थी। बट उनको ऐसे टाइम जगह पर रहना पड़ गया या ऐसा कुछ चेंज आ गया एनवायरनमेंट में कि उनके खाने के लिए कुछ नहीं था नीचे ज़मीन पर, ऊंचे ऊंचे ट्रीज़ थे, और वहाँ तक जो पत्ते, क्योंकि आप जानते हो जिराफ जो है वो हर्बीवोर है, शाकाहारी है, तो पत्ते वगैरह खाने के लिए उसे अपनी गर्दन को भी ऊपर करना पड़ता और टांगों को भी खींचना पड़ता, स्ट्रेच करना पड़ता। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि भाई एक उस जिराफ से जो नेक्स्ट जिराफ जो उनकी जनरेशन आई, जो नेक्स्ट जिराफ जो पैदा हुआ, उसकी गर्दन और लेग्स जो हैं वो लंबे थे, नहीं, ऐसा नहीं था। वो धीरे धीरे चेंजेस इकट्ठे होते चले गए। लगातार आने वाली जो जनरेशन्स थी जिराफ की, वो यही एफर्ट करती रही ऊपर के जो ट्रीज़ पर जो पत्ते थे उन तक पहुंचने के लिए, और उनकी नेक और लेग्स की हाइट जो है वो बढ़ती चली गई। और आज के जिराफ, जैसा कि आप आज देखते हो जिराफ, वैसे जिराफ आपको देखने को मिलेंगे। देखिए इस टाइप के, जैसा आप देख रहे हो कि पहले ऐसे जिराफ थे और आज जो है ऐसे हैं। आप देख रहे हो कितना ज़्यादा चेंज आया, और ये चेंज जो है एक जनरेशन में ही नहीं आ गया, 2 जनरेशन में नहीं आ गया, कई जनरेशन, कई पीढ़ियों के बाद ये चेंज आया, कई हज़ारों साल में जाकर ये चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो ये है इवोल्यूशन कि कैसे चेंजेस इकट्ठे होकर जो है नया ही एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देती हैं, बिल्कुल जो पहले वाले से डिफरेंट था। तो इसके बारे में चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक में बताया है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, कि कैसे एक नई जाति का उद्भव होता है इस तरह से। तो जब हम इस इवोल्यूशन के आइडिया को क्लासिफिकेशन से कनेक्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे जो हम अभी बात कर रहे हैं बिल्कुल उसी का ही हम एग्जांपल लेकर चलेंगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, स्टार्टिंग में उनके अंदर चेंजेस आए, लेकिन चेंजेस आने के बाद उनके बाद और ज़्यादा चेंजेस नहीं आए उसके अंदर, शुरू में ही कुछ चेंजेस आ गए और ज़्यादा उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया। लेकिन वहीं उनके साथ ही कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनके अंदर चेंजेस आए और चेंजेस आते चले गए। ठीक है, तो पहले वाले जो थे उनको कहा जाता था पहले लोअर ऑर्गेनिज्म, जिनके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, जो थोड़े से चेंज आने के बाद वैसे के वैसे ही रह गए, अपने अंदर ज़्यादा चेंज नहीं ला पाए। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्रीमिटिव मीन्स पुराने या लोअर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। लोअर को हम हिंदी में निम्न भी कह सकते हैं, निम्न जीव। ठीक है, जबकि जो दूसरे थे जिनके अंदर जो है काफ़ी सारे चेंजेस आ गए, उन्हें एडवांस्ड या हायर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। लेकिन एक्चुअल में ये जो वर्ड्स हैं, ये जो टर्म्स इनको कही गई हैं कि जिनमें कम चेंजेस आए
वो प्रिमिटिव या लोअर, और जिनमें ज़्यादा चेंजेस आए जो अब के टाइम में है वो एडवांस या हायर, ये सही नहीं है। इसकी बजाय इन्हें कहा जाता है ओल्डर या यंगर। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें ओल्डर ऑर्गेनिजम्स कहा जा सकता है, और जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें यंगर ऑर्गेनिजम्स कहा जा सकता है। ठीक है, जो ओल्डर ऑर्गेनिज्म हैं आप ये भी कह सकते हो कि वो सिंपल हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादा चेंज नहीं आया। अगर चेंज ज़्यादा नहीं आया तो वो सिंपल रह जाएंगे, लेकिन जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं वो कम्प्लेक्स हो जाते हैं, मतलब कि उनके अंदर कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा आ जाती है। एक मतलब कि उनको समझने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो जो यंगर ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं, जबकि ओल्डर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिंपल हैं। ये आपके क्वेश्चंस हैं, इसी पर ही ये बेस्ड है। इसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, विच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रिमिटिव एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम सो कॉल्ड एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म। बहुत ही सिंपल टर्म्स में आप इसका आंसर दे सकते हो। प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स आर दोज इन विच less changes are produced and they are simpler, but advanced organisms are those in which body design have changed very much and they are complex organisms। ठीक है, 2 लाइन में ही इसका आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी ही टाइप का है, बिल्कुल फर्स्ट वाले से ही मिलता है। विल एडवांस ऑर्गेनिज्म बी द सेम एज कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, वाई? यस, यही हमने कहा ना कि एडवांस ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर हमने इसको डिफाइन करने के लिए बताया कि ये कम्प्लेक्स होते हैं। Yes, advanced organisms are same as complex organism because there are too many changes in their body design with time। उनके टाइम के साथ साथ उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए बॉडी डिज़ाइन में, इसलिए वो कम्प्लेक्स हैं। ओके, इसके बाद जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो क्लासिफिकेशन आज के टाइम में हम यूज़ करते हैं वो है विटैकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये टॉपिक हमारा हरियाणा बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, तो ये मैं इसलिए नहीं करवा रही हूँ, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा आज का प्रेजेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो विटैकर के द्वारा दिया गया है। 5 किंगडम में उन्होंने डिवाइड किया था ऑर्गेनिज्म को, और वो 5 किंगडम क्या है उनको हम देखते हैं। सबसे सिंपल जो पहला जो किंगडम है, ये किंगडम्स के नाम है, आपको इनको ध्यान रखना है। फर्स्ट किंगडम इज़ मोनेरा, सबसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं इसके अंदर। तो अगर आप लास्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चुने थे ये देखने के लिए कि हम क्लासिफिकेशन करने के लिए, ग्रुप्स बनाने के लिए किन किन चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट था कि हम देखेंगे कि जो सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, ये हमने देखा था। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था उसमें, कि यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। उसके बाद देखा था कि फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, मींस ऑटोट्रोफ्स हैं या हिट्रोट्रोफ्स हैं। उन्हीं ही तरह से इन्हीं पॉइंट्स को लेकर ही हम इनको स्टडी करेंगे, जो ये 5 किंगडम हैं। मोनेरा, सबसे पहले, दीज ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव ए डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिस। जिनमें डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है या ऑर्गेनेलिस नहीं है वो क्या होते हैं, वो होते हैं प्रोकैरियोटिक। जिनका न्यूक्लियस अलग से दिखाई नहीं देता है, जो न्यूक्लियर मटेरियल है, क्रोमोसोम्स हैं या क्रोमेटिन मटेरियल है, वो सेल के अंदर ऐसे ही कहीं पर भी साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तो वो प्रोकैरियोटिक हैं। तो मोनेरा क्या है, फर्स्ट पॉइंट होगा आपका, मोनेरा आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ऑन द अदर हैंड दे शो डाइवर्सिटी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ये भी है, नोर डू एनी ऑफ देम शो मल्टी सेलुलर बॉडी डिज़ाइन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, आप ये नोट डाउन करते जाना साथ साथ। मोनेरा का जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं इन किंगडम्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी, फर्स्ट पॉइंट है दीज ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। सेकंड पॉइंट है दीज आर यूनिसेलुलर, यहाँ पर ये दिया है, दे डू नॉट नोर डू एनी ऑफ देम शो मल्टी सेलर बॉडी डिज़ाइन, मीन्स ये यूनिसेलर, सिंपल लैंग्वेज में हम करेंगे इसको, प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है। ऑन द अदर हैंड दे शो डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन मैनी अदर करेक्टरिस्टिक्स, लेकिन दूसरे करेक्टर्स हैं जिसमें ये डिफरेंसेस दिखाते हैं, अलग अलग टाइप के करेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं।
कुछ में सेल वॉल होती हैं जबकि कुछ में नहीं होती हैं। कहने का मतलब ये है कि ये तो सभी के अंदर मिलेगा आपको। सभी मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले हैं और सभी यूनिसेलर हैं। लेकिन अब बात आती है सेल वॉल की। तो कुछ मोनेरा में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि जो जिनमें सेल वॉल हो सकती है और हो सकता है कुछ में ना भी हो। तो थर्ड पॉइंट क्या है? सम ऑर्गेनिजम्स ऑफ मोनेरा किंगडम हैव सेल वॉल बट सम डू नॉट हैव। ओके, थर्ड पॉइंट ये हो गया इसका। हैविंग और नॉट हैविंग ए सेल वॉल हैज़ वेरी डिफरेंट इफेक्ट ऑन बॉडी डिज़ाइन। आपने सेल चैप्टर में किया है कि जिन प्लांट्स जो हैं उनके अंदर उनकी सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल भी होती है। तो उसके कारण वो जो है उनकी शेप, सेल्स की शेप चेंज नहीं होती है, फिक्स रहती है, ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। जबकि एनिमल्स की सेल मेम्ब्रेन होती है ओनली, इसलिए उनकी सेल जो है अपनी शेप चेंज कर सकती है। तो इसलिए यही कहना चाह रहा है यहाँ पर कि सेल वॉल होगी जिनके अंदर, उनके अंदर अलग बॉडी डिज़ाइन होगा और जिनमें सेल वॉल नहीं होगी उनमें बॉडी डिज़ाइन डिफरेंट होगा। और सेम अगर हम मल्टी सेलर की बात करें तो मल्टी सेलर में जो चीज़ें आप देखोगे ना सेल वॉल वाले ऑर्गेनिज्म में, और यहाँ जो आप सेल वॉल वाले ऑर्गेनिज्म देखोगे, दोनों में डिफरेंसेस मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि कुछ मोनेरा है उनके अंदर सेल वॉल है तो, और मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर सेल वॉल है तो दोनों सेम टाइप के होंगे। नहीं, सेल वॉल होने का मतलब ये नहीं होगा कि दोनों में कुछ सिमिलैरिटी काफ़ी सारी आएंगी। दोनों तब भी डिफरेंट ही रहेंगे, यूनिसेलर और मल्टी सेलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब फोर्थ पॉइंट क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स उनके अंदर फूड वो कैसे लेते हैं, कहाँ से लाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी आइदर बाय सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड, यानी कि वो ऑटोट्रोफ्स हो सकते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म, या कुछ जो है वो हिट्रोट्रोपिक हो सकते हैं। मैं आपको फिर बता रही हूँ, आप इसके अंदर रीडिंग जरूर करोगे बट आपको इनको अपनी लैंग्वेज में सिंपल सेंटेंसेस में लिखना है। फर्स्ट पॉइंट, मोनेरा आर प्रोकैरियोटिक। सेकंड पॉइंट, they are unicellular. Third point, some organisms have cell wall in their cells but some do not have cell wall. Fourth point, some monera organisms are autotrophic but some are heterotrophic. आपको इनका मीनिंग पता होना जरूरी है। ऑटोट्रोपिक मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर फूड बाय देयर ओन, जो अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, और हिट्रोट्रोपिक जो अपना फूड दूसरों से लेते हैं। इसके बाद आता है इनका एग्जाम्पल मोनेरा का। फिफ्थ पॉइंट में आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। एग्जाम्पल में बैक्टीरिया मोनेरा है, बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलर हैं ये। ब्लू ग्रीन एल्गी, और ब्लू ग्रीन एल्गी को सियानोबैक्टीरिया भी कहते हैं, एंड माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये है इसमें, और ये इनके डायग्राम्स भी हैं, आप देख रहे हो। बैक्टीरिया है, ये एनाबीना भी एक एग्जाम्पल है इसका मोनेरा का। मोनेरा किंगडम के कुछ ऑर्गेनिजम्स के डायग्राम यहाँ पर दिए हुए हैं। आप बैक्टीरिया में देख सकते हो कि ये न्यूक्लियर मटेरियल है, इसके चारों तरफ कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है। ये मैंने बनाई है, इसको सर्कल किया है, बट आप देखो इसके अंदर कोई भी चारों तरफ न्यूक्लियर मटेरियल के चारों तरफ कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, यानी कि ये प्रोकैरियोटिक है। सेकेंड किंगडम इज प्रोटिस्टा। फर्स्ट किंगडम मोनेरा। ये जो किंगडम है ना, ये बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, मतलब कि 5 जो किंगडम आए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पर, चाहे वो प्लांट्स हैं किसी भी तरह के, या वो किसी भी तरह के दूसरे एनिमल्स हैं, या कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उन सभी को 5 बड़े बड़े ग्रुप्स में बांटा गया है। तो हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हर किंगडम में काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे अलग अलग टाइप के। तो फर्स्ट किंगडम हमने किया मोनेरा, सेकेंड किंगडम है प्रोटिस्टा। दिस ग्रुप इंक्लूड मैनी काइंड ऑफ, यहाँ पर फिर वही फर्स्ट पॉइंट है, इसमें यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है ये कैसे हैं, यूकैरियोटिक हैं। डिफरेंस आ गया ना यहाँ पर प्रोटिस्टा और मोनेरा में। मोनेरा यूनिसेलर है, ये भी यूनिसेलर है, लेकिन मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक है, लेकिन ये यूकैरियोटिक हैं। ओके, इसके बाद सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स यूज अपेंडेजेस। अपेंडेजेस मतलब जैसे हाथ पैर होते हैं ना हमारे अंदर, उस तरह से अपेंडेजेस होती हैं। सच एज हेयर लाइक सीलिया और विप लाइक फ्लैजिला। विप मतलब आप कह सकते हो, विप होता है जैसे
कोड़े बरसाना आपने सुना ना, कोड़े बरसाते हैं, तो वो जो कोड़ा होता है ना रबड़ का बना हुआ, काफ़ी तेज़ लगता है जब मारते हैं तो उसकी तरह से लंबा फ्लैजिला फॉर मूविंग अराउंड। इनका काम क्या है, सीलिया या फ्लैजिला का मूव करना, कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, ये मान लो सिंपल सा मैंने ऑर्गेनिज्म बना दिया, इसके ऊपर ये फ्लैजिला है, फ्लैजिला होगा तो एक होगा या दो होंगे, ठीक है। और इससे क्या होता है, जैसे कि फ़िश होती है ना, फ़िश अपने फिन की हेल्प से, ये जो उसके फिन होते हैं फ़िश के, इनकी हेल्प से फ़िश मूव करती है पानी में, ये फिन्स की हेल्प से। वैसे ही जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोटिस्टा, वो फ्लैजिला की हेल्प से मूव करते हैं। ऐसे ही सीलिया होते हैं, लेकिन सीलिया जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं इस तरह से, और वो कई सारे होते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट है, ये मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। फोर्थ पॉइंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है, हिट्रोट्रोपिक भी हो सकता है। ओके, ये 4 पॉइंट्स हो गए इसके। और फिफ्थ पॉइंट में एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, एल्गी, डायटम्स, प्रोटोजोन्स। जो मलेरिया जिसके कारण होता है, मलेरिया किसके कारण होता है, आपके माइंड में एकदम से आएगा एनाफ्लीज मॉस्किटो। नो, एनाफ्लीज मॉस्किटो से मलेरिया नहीं होता है, उससे मलेरिया फैलता है। होता किससे है, प्लाज्मोडियम से। और प्लाज्मोडियम जो है वो एक प्रोटोजोआ ही है। ओके, तो ये हो गया प्रोटिस्टा किंगडम। ये कुछ प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल हैं। ये प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ मैंने अभी बताया आपको, यूग्लिना है उसमें, यूग्लिना में आप देख रहे हो ये फ्लैजिला है, ये दिया भी हुआ फ्लैजिला लंबा होता है, ठीक है। फिर ये अमीबा है, और ये है पैरामीशियम। पैरामीशियम में जो आप छोटे छोटे देख रहे हो ये बालों जैसे, ये क्या है, ये सीलिया है, ठीक है। यहाँ पर ये दिया नहीं हुआ, ये है सीलिया। ठीक है, इसके बाद जो हमारा थर्ड किंगडम है वो है फंजाई, फंगस। आपने बहुत सुना होगा फफूंदी, है ना। तो फफूंदी एक ही तरह की नहीं होती है, फफूंदी कई तरह की होती हैं। आपने देखा होगा कि किसी चीज़ पर अगर फंगस लग जाती है, फफूंदी लग जाती है, तो कोई तो ब्लैक कलर की होती है, कोई वाइट कलर की होती है, कोई ग्रीन कलर की भी होती है, अलग अलग कलर की होती हैं, क्योंकि वो सभी अलग अलग हैं। फंगस तो हैं वो सभी, लेकिन अलग अलग हैं वो। जैसे कि आप और आपके फ्रेंड्स सभी इंसान तो हो, लेकिन हो सभी अलग अलग, सबके नाम अलग अलग हैं। वैसे ये फंगस भी अलग अलग होती हैं, कलर अलग अलग हैं। ये कैसे हैं, अब इनके पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। फर्स्ट पॉइंट, दे आर यूकैरियोटिक। जैसा हमने उसमें किया वैसे ही हम इसमें करेंगे, यूकैरियोटिक हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट इसमें है, ये मल्टी सेलर हैं। ज़्यादातर जो है ये मल्टी सेलर हैं। अभी आप पढ़ेंगे आगे इसमें। फर्स्ट पॉइंट, दे आर यूकैरियोटिक। सेकंड पॉइंट, दे आर मल्टी सेलर। और थर्ड पॉइंट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, स्टार्टिंग में ही दे दिया। ये जो है ये थर्ड पॉइंट है, जो कि आपको बता रहा है कि इनका फूड लेने का तरीका क्या है, यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। ये दूसरों से फूड लेते हैं। जैसे ब्रेड के ऊपर फंगस आ गई, तो फंगस जो है फूड कहाँ से ले रही है, ब्रेड से ले रही है, ठीक है। फ्रूट के ऊपर आ गई या सब्जी के ऊपर आ गई, तो वो उसी से न्यूट्रिशन ले रही है, उसी से अपना फूड ले रही है। तो ये कैसे होते हैं फंगस, फंजाई हिट्रोट्रोफिक होते हैं ये, ठीक है। सम ऑफ देम यूज डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल एज फूड। तो ये फूड अपना कहाँ से लेते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल डिके हो रहा होता है, सड़ रहा होता है, उससे ही अपना फूड लेते हैं। इसलिए कुछ फंगस को सेप्रोट्रोफ भी कहते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अलग अलग टाइप के हिट्रोट्रोफ्स होते हैं, उनमें पैरासाइट्स भी होते हैं, कार्निवोर्स भी होते हैं, हर्बीवोर्स भी होते हैं, सेप्रोट्रोफ्स भी होते हैं। तो ये सेप्रोट्रोफ्स मैंने आपको बताया था कि ये गले सड़े ऑर्गेनिज्म से, यानी कि डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड लेते हैं। सेप्रोट्रोफ्स क्या हैं, जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड लेते हैं, ठीक है। अदर्स रिक्वायर ए, बाकी फंगस और किस टाइप की हो सकती हैं, कुछ तो ऐसी हैं, फंगस की टाइप्स बता रखी हैं। कुछ फंगस जो हैं वो सेप्रोट्रोफ्स हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड लेती हैं। कुछ फंगस जो है वो पैरासाइट्स हैं,
जो कि दूसरों पर रहती हैं और उन्हीं से ही अपना फूड लेती हैं। जैसे कि सम अदर्स यूज लिविंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, दे आर कॉल्ड पैरासाइट। ठीक है, होस्ट मतलब जिसके ऊपर वो रह रही हैं। जैसे आपके घर में कोई आता है तो वो गेस्ट है और आप क्या है, होस्ट हैं। तो ऐसे ही फंगस किसी के ऊपर रहने लग जाती है तो वो जिस पर वो रह रही है वो होस्ट है और उसी से ही अपना फूड भी लेती है, और उन्हें क्या बोलते हैं, ऐसी फंगस को पैरासाइट। मैनी ऑफ देम हैव द कैपेसिटी टू बिकम मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स एट सर्टन स्टेजेस इन देयर लाइफ। मतलब मोस्टली जो है स्टार्टिंग में ये यूनिसेलर हैं, बट बाद में जाकर ये सभी मल्टीसेलर हो जाती हैं। मोस्टली सभी मल्टीसेलर ही हो जाती हैं। दे हैव सेल वॉल्स मेड अप ऑफ ए टफ कम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड काइटिन। तो ये पॉइंट आपको ज़रूर मेंशन करना है इसमें। थर्ड पॉइंट आपको बता देता, ये फोर्थ पॉइंट है कि उनके अंदर सेल वॉल होती है। यहाँ से आपको पता चल गया दे हैव सेल वॉल्स, लेकिन किसकी बनी हुई है, मटेरियल क्या है, किस सब्सटेंस की बनी है, काइटिन की बनी हुई है। सेल वॉल्स, क्योंकि सब में ना सेल वॉल्स अलग अलग मटेरियल की बनी होती है। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स में सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती हैं, और यहाँ जो फंगस हैं उनमें सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। और काइटिन क्या है, एक शुगर है। ठीक है, और फिर इसके एग्जांपल्स हैं। इसके एग्जांपल में यीस्ट, आपने सुना होगा यीस्ट खमीरी जो ब्रेड को फुलाने के लिए काम आता है, या पाव रोटी जो होती हैं उनमें यीस्ट डाला जाता है ताकि वो फुलावट आ जाए। मोल्ड्स एंड मशरूम, मशरूम भी फंगस है। मशरूम तो खाते भी हैं ना, तो ये फंगस है। ये इनके डायग्राम्स हैं। ये यीस्ट है, सैक्रोमाइसिस, मोल्ड है पेनिसिलियम। पेनिसिलिन दवाई के बारे में आपने सुना होगा, वो इसी से ही ली जाती है। और ये है मशरूम, जिसका बायोलॉजिकल नेम जो है वो अगैरिकस है। सम फंगल स्पीशीज लिव इन परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप विद ब्लू ग्रीन एल्गी। कुछ फंगस जो हैं एल्गी के साथ मिलकर रहती हैं हमेशा। एल्गी अलग है, आपने पढ़ा एल्गी किस में आती है, एल्गी आती है प्रोटिस्टा में। एल्गी क्या है, एल्गी है प्रोटिस्टा। ये किंगडम अलग है और ये फंगस का किंगडम जो है वो अलग है। कई बार क्या होता है कि कुछ फंगस एल्गी के साथ ही मिलकर रहती हैं हमेशा। अब एल्गी जो है ना वो ऑटोट्रोफिक है, वो अपना फूड खुद बनाती हैं फोटोसिंथेसिस करके। जबकि फंगस क्या है, फंगस तो हिट्रोट्रोफिक है, वो फूड खुद नहीं बनाती है। कोई भी फंगस ऑटोट्रोफिक नहीं है, ये अपना फूड दूसरों से लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, दोनों मिलकर रहते हैं। एल्गी फंगस के ऊपर रहती है और फंगस एल्गी से फूड लेती है, तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करती हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक में क्या होता है, बायो मीन्स लाइफ और सिम मीन्स जैसे कि हिंदी में आप इसको कह सकते हो परस्पर, मतलब कि साथ रहना। दो लाइफ मिलकर या दो लिविंग बींग्स मिलकर साथ रह रहे हैं तो उनकी जो रिलेशनशिप बनती है उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ये दोनों अलग अलग हैं, फंगस अलग है, एल्गी अलग है, दोनों अलग किंगडम से आ रहे हैं ना, एक प्रोटिस्टा से आ रहा है, एक फंजाई से आ रहा है। तो दो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलकर रह रहे हैं, रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। और इनकी जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनती है दोनों की मिलाकर, उसको लाइकेन बोलते हैं। लीचेन भी बोलते हैं कुछ लोग लाइकेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना कलर्ड पैचेस की फॉर्म में दिखाई दे सकती है ट्रीज़ पर, या जैसे बहुत पुरानी बिल्डिंग्स अगर आपने कभी देखी हो तो उनकी दीवारों पर भी आपको लाइकेंस दिखाई दे सकते हैं। पैच बने हुए से होते हैं, आप पैच मतलब आप कह सकते हो कि बड़े बड़े धब्बे से होते हैं। ठीक है, कलर्ड, तो वो होते हैं लाइकेन, पुरानी बिल्डिंग्स पर दिखाई दे सकते हैं ये। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, कि व्हाट डू यू मीन बाय सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वेयर टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव इन सच ए वे विद ईच अदर दैट बोथ हेल्प ईच अदर इन सम वे। ठीक है, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में दिया नहीं हुआ है, बट आप ये एग्जाम्पल इसका कर लेना। लाइकेन, लाइकेन कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये इनकी रिलेशनशिप को बोला जाता है।
लाइकेन इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ फंजाई एंड एल्गी। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। फोर्थ किंगडम है प्लांटी। प्लांटी मीन्स प्लांट्स, इनके बारे में आप जानते हो मोस्टली। आपको लगता होगा वैसे कि आप सभी प्लांट्स को जानते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे प्लांट्स जब आप पढ़ोगे प्लांटी किंगडम के बारे में डिटेल में तो आप जानोगे कि अच्छा ऐसे भी प्लांट्स होते हैं कुछ। तो प्लांटी के बारे में लेकिन जो आप जानते हो वही सब इसके अंदर लिखा हुआ है। ये मल्टी सेलर है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये यूकैरियोटिक है, मतलब एडवांस्ड हैं ये, इनके अंदर नई चीज़ें आ गई हैं तो ये एडवांस्ड है। और जो मोनेरा हैं वो लोअर ऑर्गेनिज्म या फिर हम कह सकते हैं कि वो ओल्डर ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये एडवांस या फिर यंगर ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लांटी जो है वो मल्टी सेलर है, यूकैरियोटिक है, और थर्ड पॉइंट, इनमें सेल वॉल होती है। ओके, फोर्थ पॉइंट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे आर ऑटोट्रोफ, और फोटोसिंथेसिस करते हैं वो। फोटोसिंथेसिस करने के लिए उनको क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, जो प्लांट सेल्स में होता है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये 5th चैप्टर सेल में कि इनके अंदर प्लांट सेल्स के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं और उनमें क्लोरोफिल होता है। सो ऑल प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। 4 पॉइंट्स हो गए इनके, आपने ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं अपने लैंग्वेज में सेंटेंसेस बनाकर, और इसमें सारे ही प्लांट्स आ जाएंगे। सिंस प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें दिखाई कौन देता है? प्लांट्स दिखाई देते हैं या एनिमल्स दिखाई देते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हमें दिखाई नहीं देते, हम सिर्फ जानते हैं उनके बारे में कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं उनको नॉर्मली। ठीक है, तो जबकि प्लांट्स और एनिमल्स ही हमें दिखाई देते हैं, और यही इतने सारे हैं कि इन्हीं को ही अगर हम देख लेना, सबके बारे में हमें पता चल जाए, तो भी हम कहेंगे कि इतने टाइप के ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ, हमारी अर्थ पर हैं। ओके, तो इसमें आप एग्जांपल में कोई भी प्लांट्स के, मैंगो ट्री आप लिख दो, तुलसी प्लांट लिख दो आप, ठीक है, नीम ट्री लिख दो, कुछ भी लिख दो, ये सभी प्लांट किंगडम में आते हैं। और फिफ्थ जो किंगडम है वो है एनिमेलिया। इनकी करेक्टरिस्टिक्स सारी सेम है प्लांट्स जैसी। डिफरेंस क्या है? एक तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मेन जो करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, वैसे तो बहुत अलग हैं दोनों, लेकिन जो मेन हम पॉइंट्स यहाँ पर लिखते हुए आ रहे हैं सभी किंगडम के ऑर्गेनिजम्स के बारे में, वो प्लांटी और एनिमल्स के काफ़ी मिलते हैं। फर्स्ट पॉइंट इनका भी यही है कि ये मल्टी सेलर है। सेकेंड पॉइंट इनका है यूकैरियोटिक है, लेकिन थर्ड पॉइंट क्या है कि इनमें सेल वॉल्स नहीं होती है। प्लांट्स में सेल वॉल होती है जबकि इनमें विदाउट सेल वॉल है ये। फोर्थ पॉइंट क्या है? दे आर हिट्रोट्रोप्स, जबकि ये क्या हैं? ये ऑटोट्रोप्स हैं प्लांट्स। ठीक है, और बाकी जितने भी एनिमल्स आप जानते हो, किसी का भी नाम आप इसमें लिख सकते हो, काऊ, बफेलो, टाइगर, ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग भी इसी में ही आता है, एनिमेलिया में। ठीक है, एनिमल चाहे हम उसको नहीं कहते हैं, लेकिन जो किंगडम है एनिमेलिया है ह्यूमन बींग का भी। ठीक है, आगे फिर छोटे छोटे ग्रुप्स इनके हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक मेन ग्रुप होता है बड़ा, फिर उसके बाद छोटे छोटे ग्रुप्स बनते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 जो किंगडम्स हैं उनके मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर डिस्क्राइब की हुई हैं। आपको इनको अपनी नोटबुक में इनके पॉइंट्स को नोट करना है, और अगर कोई भी पॉइंट कहीं पर भी क्लियर नहीं है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके।